नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आज मैं इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे, जिसे मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ों से समझाने का प्रयास किया हूं और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करें। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 1, किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि परंपरागत ऊर्जा क्या होती है। देखिए, परंपरागत ऊर्जा और एक गैर परंपरागत ऊर्जा होती है। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, परंपरागत ऊर्जा वे ऊर्जा होते हैं जो सदियों से, कई सालों से चलता आ रहा है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, उसमें आता है कोयला और पेट्रोलियम, इनका उपयोग सदियों से होता आ रहा है, इसलिए ये परंपरागत ऊर्जा है। और गैर परंपरागत ऊर्जा वे होते हैं जो कुछ सालों से उपयोग में आ रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये कुछ सालों से ही हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वे गैर परंपरागत ऊर्जा है। और ये जो कोयला पेट्रोलियम है ये परंपरागत ऊर्जा है। तो इस प्रकार हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जीवाश्म ईंधन के जलने से किस प्रकार जल प्रदूषण होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला पेट्रोलियम आदि के जलने से, जीवाश्म ईंधन में कोयला पेट्रोलियम आती है, तो इनसे जलने से किस प्रकार जल प्रदूषण होता है। तो देखिए, जब जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो जलते हैं तो उनमें से गैस जो निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है इसमें, और ये निकलकर वायुमंडल में जाती है, जो वर्षा होने पर पानी के साथ मिल जाती है और अम्लीय वर्षा उत्पन्न कर देती है। तो ये रहा जीवाश्म ईंधन से हमें हानियाँ होती है कुछ जल प्रदूषण में। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3 है, एक जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जहाँ पर जल विद्युत संयंत्र होती है वहाँ पर एक बांध होता है जहाँ पर जल एकत्रित होता है। तो उस जल का जो स्थितिज होगा वो स्थितिज ऊर्जा में होती है, और उसी जल को एक नहर की तरह से निकालकर टरबाइन में गिराया जाता है, जिससे हमारा विद्युत उत्पादन होता है। तो एक तरह से हम इसे कह सकते हैं एकत्रित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 4, उन दो बांधों के नाम बताइए जिनके निर्माण का विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला उत्तर होगा टिहरी बांध, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है, और दूसरा नदी है जो है सरदार सरोवर बांध, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ये वो दो बांध हैं जिनके स्थानीय लोग यानी कि उसके आसपास के रहने वाले लोग बांधों के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। तो ये दो बांध रहे। तो नेक्स्ट हम प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, तापीय विद्युत संयंत्र को कोयला अथवा तेल के भंडारण के समीप क्यों स्थापित किया जाता है। यानी तापीय विद्युत संयंत्र जो होती है वो कोयला अथवा तेल के भंडारण के सामने या समीप स्थापित किया जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जो तापीय विद्युत संयंत्र होती है उसमें कोयला और तेल दोनों को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और इससे परिवहन का भी खर्चा इनसे बच जाती है। इसलिए तापीय विद्युत संयंत्र को कोयला अथवा तेल के भंडारों के समीप स्थापित किया जाता है। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, एक जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है यदि जल को ऊंचाई से गिराया जाए, क्यों। तो देखिए, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जो जहाँ पर जल विद्युत संयंत्र होती है वहाँ पर जल की स्थिति जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा में होती है। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा को अधिक मात्रा में गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है, पर ऐसा क्यों। तो देखिए, जल विद्युत संयंत्र जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर उससे विद्युत उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम अधिक मात्रा में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7, दलदली क्षेत्रों में
वनस्पति तथा जानवरों के सड़ने से कौन सी गैस बनती है? तो देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बोल रहे दलदली क्षेत्र और वनस्पति तथा जानवर के सड़ने से कौन सी गैस बनती है। तो वो मीथेन गैस बनती है, और ये जो मीथेन गैस होती है वनस्पति तथा जानवर के सड़ने के कारण ही बनती है। तो नेक्स्ट हम प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। बायोगैस के दो ज्वलनशील घटकों के नाम लिखिए। तो देखिए, जो बायोगैस होता है उसमें पहला है मीथेन और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन। तो ये दो ज्वलनशील घटक हैं बायोगैस के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9 है। बायोगैस संयंत्र में अंत में बची हुई जो अपशिष्ट कीचड़ जो होती है उनका क्या उपयोग है? तो देखिए, बायोगैस का जो कीचड़ होता है, जो लास्ट में अपशिष्ट पदार्थ जो बचे होते हैं उनका उपयोग देखिए खाद के रूप में किया जाता है, जिससे उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है और फसल भी पैदावार अधिक होती है। तो देखिए, बायोगैस संयंत्र में अंत में बची हुई अपशिष्ट को खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। पवन चक्की का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। पवन चक्की में ऊर्जा का रूपांतरण का क्रम लिखिए। तो देखिए, जो पवन चक्की होती है वो पहाड़ी इलाके में स्थापित किया जाता है, जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पवन चक्की का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए। तो देखिए, जो इनका क्रम होता है, सबसे पहले पवन ऊर्जा होती है, इसके बाद पवन ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और यांत्रिक ऊर्जा से ये विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये रहा पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा तक उत्पादन करने का एक क्रम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11 है। वायु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है तथा इस ऊर्जा को किस युक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये सिंपल सी बात है, जो वायु होती है उसमें पवन ऊर्जा निहित होती है और इस ऊर्जा को पवन टरबाइन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है पवन टरबाइन, ये पवन चक्की में पाई जाती है, जिससे कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। वातावरण में पवन धाराएं किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो देखिए, वातावरण में जो पवन धाराएं होती हैं वो सूर्य की ऊष्मा के असमान होने के कारण होती है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सूर्य द्वारा पृथ्वी सतह पर असमान ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण पृथ्वी के सतह पर दाब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो जाता है। इस कारण पवन धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वातावरण में पवन धारा इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह पृथ्वी पर असमान ऊष्मा उत्पन्न करती है और जगह जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार की दाब उत्पन्न करती है, इसलिए पवन धाराएं हमारी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा का किन दो कार्यों के लिए आप उपयोग करते हैं? उन दो उपयोगों का नाम लिखिए। तो देखिए, दैनिक जीवन में यानी कि रोजमर्रा सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा का हम क्या उपयोग करते हैं? तो देखिए, सूर्य की ऊर्जा से सबसे पहले हम सौर कुकर द्वारा खाना बना सकते हैं, और दूसरा है कपड़ा तथा अनाज सुखाने में, और इसे सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में भी हम इनका उपयोग करते हैं। तो ये रहा हमारा सौर ऊर्जा का कुछ उपयोग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के दो उपयोग लिखिए। तो देखिए, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो क्या उपयोग करते हैं बायोगैस के, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, यह एक उत्तम ईंधन है जो धुआं रहित होता है तथा इसका ऊष्मा क्षमता जो होती हो अधिक होता है, और इसका जो उपयोग है सबसे ज़्यादा इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है बायोगैस का। तो ये रहा कुछ बायोगैस का उपयोग। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 15 है। सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए, जो सौर सेल यानी कि सौर ऊर्जा में दो तत्व उपयोग होते हैं सबसे ज़्यादा, वो है सिलिकॉन और दूसरा है चांदी। ये दो तत्व हैं जो कि सौर ऊर्जा में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। सौर सेल पैनल को ऊपर लगाने के लिए किस विशेष विधि
का उपयोग करते हैं, इसके लाभ भी लिखिए। इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि सोलर सेल पैनल को लगाते समय हमें किस विशेष विधि का ध्यान रखना चाहिए और इससे हमें क्या लाभ है। तो देखिए, सोलर सेल पैनल लगाते समय हमें छत का ध्यान देना चाहिए कि छत जो होगा वो झुकी हुई होगा, जिससे सूर्य की जो प्रकाश होगा उस पर आपतित ज़्यादा होगा, जिससे हमारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी अधिक होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि छत का जो झुकी हुई हो उस पर लगाना चाहिए, जिससे कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम आपतित हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17 और ये लास्ट प्रश्न भी है। उन दो ऊर्जाओं के नाम लिखिए जो सौर ऊर्जा महासागर में प्रदर्शित करती है। तो देखिए, पहला ऊर्जा जो है वो ज्वारीय ऊर्जा है और दूसरा है महासागरीय तापीय ऊर्जा। ये दो ऊर्जा हैं जो कि सौर ऊर्जा महासागर में प्रदर्शित करती है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और ये वीडियो ज़रा सा भी आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।